cycle. So nutrient cycle में second part is sedimentary cycle. Sedimentary means जहाँ पे हम rocks की बात कर रहे हैं, different type की rocks हैं. Sedimentary means सबसे upper layer होती है आपकी rock cycle में, जिसको आप soil भी कहते हैं. तो वैसे ही आपके पास sedimentary cycle में दो प्रकार के cycles हैं. फर्स्ट है आपके पास सल्फर साइकिल, दूसरा जो है आपके पास दैट इज फॉस्फोरस साइकिल. सो यहाँ पे दो साइकिल्स आपके पास अवेलेबल हैं. सल्फर रॉक्स जिनके साथ आपका सल्फर साइकिल जुड़ा है, दूसरा आपका फॉस्फोरस साइकिल है. सो ये दोनों ही सेडिमेंट्री टाइप के साइकिल्स हैं. सल्फर ज्यादातर आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में देखने को मिलता है. और सल्फर की अगर बात करें, कोयला हमने बहुत बीच में इसमें डिस्कशन किया है आपका, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे आपका पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, या फिर आपके पास जो था साइंस एंड टेक, तो वहां पे हमने सल्फर के बारे में ज्यादा डिस्कशन किया था, क्योंकि सल्फर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हानिकारक है. सल्फर डाइऑक्साइड वन ऑफ दी मेजर पोल्यूटेंट्स है ना. जो मैंने आपको पोल्यूटेंट्स बताए हैं, प्लीज इनको हमेशा याद रखिएगा. नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड. सो ये मेजर पोल्यूटेंट्स हैं. सो सल्फर काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है कई जगह पे. सल्फर जो है ज्यादातर आपको सल्फेट या सल्फाइड की फॉर्म में देखने को मिलता है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ज्यादातर पोल्यूशन क्रिएट करता है वाटर में. वाटर कंटेमिनेशन के लिए पानी के प्रदूषण में सबसे ज्यादा जो आपके पास कंटेंट मिलता है वो सल्फर का हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है इजीली और वाटर को कंटेमिनेट करता है. क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी है, प्रदूषित पानी की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा है. और उसी को हमने आगे पढ़ना है कि वाटर कंटेमिनेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स देख सकते हैं. मल्टीपल टेक्निक्स हैं, 11 टेक्निक्स हैं, और वो आपको देखनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा. और थोड़ा सा उसको हमने थॉरोली इसलिए करना है बिकॉज आपको मेंस में भी लिखना पड़ सकता है ना. खाली अगर मैं आपको कीवर्ड बता दूं कि आप फिल्ट्रेशन कर लीजिए, सेडिमेंटेशन कर लीजिए, तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको थॉरोली वहां पे लिखना पड़ेगा. थोड़ा आपके लिए आज ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सेकंड लेक्चर है इन्वायरमेंट का. तो आपने मुझे साइंस एंड टेक में भी झेला है, ये तो फिर इन्वायरमेंट है. साइंस एंड टेक में तो आपको बताइए क्या कुछ हमने पढ़ा है. इवॉल्विंग आपके पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिनके बारे में अभी तक बातें चल रही हैं, फॉर एग्जांपल क्वांटम कंप्यूटिंग, तो आपने वो भी पढ़ा है. तो ये तो आपकी एवरीडे की लाइफ का पार्ट है. सो लिखना ही मेन मकसद है यहाँ पे, क्योंकि लिखते रहेंगे स्पीड बनेगी, आंसर राइटिंग के ही मार्क्स मिलते हैं. प्री तो सिर्फ स्क्रीन आउट करेगा आपको, है ना, और उसमें से भीड़ घटाने का काम है कि बस आधों को सीसेट में, आधों को जीएस में. सो स्टार्ट राइटिंग एंड थोड़ा हौसला बना के रखिए, 2 घंटे की बात है, ज्यादा नहीं है. तो सल्फर में लिखेंगे आप, सल्फर साइकिल में लिखिए. इट इज एन पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल. तो ये सेडिमेंट्री साइकिल का ही पार्ट है. इट इज अ पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल वेयर सल्फर इज फाउंड इन दी. सल्फर कहां पाया जाता है ज्यादातर? रॉक्स में. तो लिखिए वेयर द सल्फर इज फाउंड इन दी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स. सो ये रॉक साइकिल का एक पार्ट है जहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं. ज्यादातर आपका जो सल्फर है वो चट्टानों में ही पाया जाता है. रॉक्स मीन चट्टाने, सेडिमेंट्री चट्टाने मतलब, अब हिंदी में प्योर हिंदी बोलूंगा तो फिर आपको और प्रॉब्लम हो जाएगी. अवसादी तलछट. तलछट मीन सबसे अपर लेयर जो है आपकी सॉइल की, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स. तो ये ज्यादातर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीकों से पाया जाता है, मतलब जैविक रूप में भी पाया जाता है और अजैविक रूप में भी पाया जाता है. सो दोनों ही तरीकों से ये आपको देखने को मिलता है. अब आपको लिखना है कि ऑर्गेनिक कहां पाया जाता है, इनऑर्गेनिक कहां पाया जाता है. सो फुल स्टॉप के बाद लिखिए इन द ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स. In the organic deposits, it is found in the organic deposits. Sulfur is found in the coal-bearing rocks. Sulfur is found in the coal-bearing rocks.
सो अगर हम बात करें ऑर्गेनिकली कहाँ पे पाया जाता है, जैविक रूप पे कहाँ पे पाया जाता है, जिन चट्टानों में कोयला होता है उसमें सल्फर पाया जाता है. While in the inorganic deposits, while in the inorganic deposits, in the inorganic deposits, it is found in the form of sulfides or sulfates. While in the inorganic deposits, it is found in the form of sulfide and sulfate. For example, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सल्फेट दैट इज कॉपर सल्फेट, पढ़े हैं आपने छोटी क्लासेस में, कॉपर सल्फेट एंड साथ साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड. तो अगर आपको इनऑर्गेनिकली मतलब आर्टिफिशियल मेथड में आपको देखने को मिलेगा जो कि हम बनाते हैं, आर्टिफिशियल मींस ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड जो आपको देखने को मिलेगा डिपॉजिट को सॉरी सल्फर का, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड सल्फेट्स. और अगर हमें ऑर्गेनिकली देखना तो ज्यादातर कोयले में ये पाया जाता है. इसलिए हमने इसमें पढ़ा था कि भारत में कितने प्रकार का कोयला है, 4 टाइप्स का. उन 4 में से जो आपके पास ज्यादा अवेलेबल है दैट इज बिटुमिनस, और बिटुमिनस थोड़ा सा लो ग्रेड आपके पास कोयला है. जब उसको जलाते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलता है, और उसके ऊपर हमने बहुत सारी चर्चा की है. सो इस चर्चा को इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो लंबा चला जाएगा. सो देयर आर, हाँ जी, वाले पार्ट नहीं आ जाएगा. एक मिनट, मुझे ज्यादा क्लोज हो गया, फिर ज्यादा दूर हो जाएगा. एक मिनट चेक करना कैसा है, अभी सही है, अभी देखो. सो ऑर्गेनिकली कोल की फॉर्म में और इनऑर्गेनिकली सल्फाइड या सल्फेट की फॉर्म में देखा जाता है. सर ऊपर से स्क्रीन कट रही है, अभी देख लीजिए, अभी चेक कर रही हो बलजिंदर कौर. नेक्स्ट, naturally the sulfur is added to the environment. Naturally sulfur is added to the environment with the help of weathering and erosion, with the help of weathering and erosion of the rocks, weathering and erosion of the rocks. तो नेचुरली सल्फर जो है आपको एनवायरनमेंट में कैसे देखने को मिलता है, जब कोई रॉक वेदर्ड होती है या फिर इरोड होती है. अगेन ज्योग्राफी का पार्ट, वेदरिंग मीन्स जब कोई रॉक टूट रही है और वो वहीं पे गिर रही है विदाउट द एक्शन ऑफ वाटर, एयर और एनी ऑफ द एजेंट. अगर कोई रॉक टूट रही है, टूटने के बाद उसको हवा, पानी या कोई डेपोजिशन अपने साथ लेके जा रही है तो उसको बोलते हैं इरोजन. फॉर एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल देता हूँ. यहाँ पे चलो अच्छा पेंट है, कई जगह पे पेंट उखड़ रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल आपकी दीवार है, दीवार में से सीमेंट कई बार क्या होता है, या फिर आपका जो ये डिपोजिशन है, पेंट है, तो जब भी सीलन आती है तो सीलन के बाद वो धीरे धीरे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वेदरिंग मींस एनीथिंग दैट इज ब्रेकिंग आउट, एंड ब्रेक होने के बाद वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे गिर रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेंट है, पेंट उखड़ रहा है लेट्स से, और वो पेंट दीवार से मैकेनिकली गिर रहा है क्योंकि वो धीरे धीरे सीलन आ रही है, सूख रहा है, पपड़ी बन गई, पपड़ी नीचे गिर रही है, क्रस्ट नीचे गिर रही है, बट वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रही है, बट वो एक जगह पे सेटल डाउन हो जाएगा. अगर आप देखेंगे तो बार बार वो पपड़ी उठ जो से निकल रही है, बार बार इकट्ठी हो रही है, एक जगह पे सेटल डाउन हो रही है, दैट इज वेदरिंग. उसको कहेंगे कि रॉक जहां पे टूटी वहीं पे टूटने के बाद उसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे गिर रहे हैं और ग्रेविटी के कारण नीचे गिरते जा रहे हैं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पूरा का पूरा इकट्ठा होता रहेगा, एक जगह पे सेटल बन जाएगा, या फिर मिट्टी के जैसे ढेर लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ एक आपकी क्लिप्स होती है, क्लिप्स मीन छोटी छोटी पहाड़ियां जहां पे कभी किसी ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की होगी तो पत्थर गिरते रहते हैं वहां पे, पर एक ही जगह पे टिके रहते हैं और ढेरी लग जाती है. इरोजन क्या है, इरोजन में चीजें टूट तो रही हैं बट साथ साथ में, या फिर नदी उसको अपने बहाव के साथ लेके जा रही है, या हवा के कारण वो उठता जा रहा है, जैसे धूल देखते हैं आप, तो उसको बोलते हैं इरोजन, सॉइल इरोजन. और वेदरिंग और इरोजन में यही फर्क है. तो ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट में अगर सल्फर इकट्ठा हो रहा है नेचुरली तो वेदरिंग और इरोजन के कारण हो रहा है. नेक्स्ट,
It is also occurring in the ocean bed. It is also occurring in the, नहीं जी, वो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कैंसिल हो गई है, अभी यही क्लास चलेगी. It also occurs in the ocean bed. Ocean bed means आपके महासागर का सबसे नीचे का तल, मतलब समंदर के नीचे भी एक जमीन है जिसको कहते हैं ओशन फ्लोर. तो ओशन फ्लोर में भी ये एक्टिविटी होती है, मतलब वहां पे भी रॉक्स टूटती हैं, जिसको आप क्या पढ़ते हैं, दो आपकी मेन जो स्टार्टिंग की थ्योरम्स हैं या फिर जिसको आप कहते हैं प्रिंसिपल्स हैं. जैसे कि बताइए, एक तो हैरी हेस की है, अल्फ्रेड वेगनर की है, अरे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है ना, उसको आप पढ़ते हैं. एक और है, बताओ जल्दी से, जहां पे आपको पता लगा कि ओशन के नीचे देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टोपोग्राफीज. वहां पे सी माउंट्स हैं, वहां पे मिड ओशनिक रिजेस हैं, ट्रेंचेस हैं. कौन सी थ्योरी थी वो, जहां पे आप कहते हैं कि ओशन फ्लोर बिहेव्स लाइक अ कन्वेयर बेल्ट, वेयर वहां पे क्या होता है, मिड ओशनिक रिजेस आर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड एट दी बाउंड्रीज, जिस बाउंड्रीज को कहते हैं ट्रेंच. कौन सी है वो थ्योरम? अरे आप स्टार्टिंग में जब ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं अल्फ्रेड वेगनर की, उसके बाद एक और आती है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. मैंने आपको बता दी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में भी यही है कि मैग्मा राइज हो रहा है, फिर अप होने के बाद सेटल डाउन हो रहा है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोड होने के बाद फिर वही ट्रेंच में गिर जा रहा है, फिर मैग्मा पार्ट बन रहा है, फिर वो एवरी टाइम साइकिल चलता रहता है. दिस इज वन थ्योरी इन बिटवीन. प्लेट टेक्टोनिक तो मेन है, मॉडर्न थ्योरी है वो, पुरानी. हाँ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, उसमें है ये. सो ओशन के नीचे भी ये वेदरिंग एंड इरोजन होता रहता है, और ओशन में भी और कॉन्टिनेंट में भी ये सेम एक्टिविटी चलती रहती है. तो ओशन में भी सल्फर रॉक्स के टूटने के कारण होता है, और रॉक के टूटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चाहे वोल्केनिक इरप्शन हो, चाहे सुनामी हो, चाहे समंदर के बीच में आने वाला अर्थक्वेक जो कि बाद में सुनामी में डेवलप मतलब रिप्लेस हो जाता है. सो ओशन बेड में भी ये एक्टिविटी चलती रहती है. कोमा लगाइए, फिर लिखिए वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक इरप्शन इंक्लूडिंग volcanic eruptions including hot springs and geysers, including hot springs and geysers. तो जहां पे गर्म पानी के चश्मे हैं या फिर गीजर्स हैं, वहां पे भी आपको पानी में सल्फर की मात्रा देखने को मिलेगी. फॉर एग्जांपल, ज्यादातर लोग मणिकरण जाते हैं, वहां पे गर्म पानी के चश्मे में नहाते हैं, है ना. और ऐसा माना जाता है कि अगर आप हॉट स्प्रिंग के पानी में नहाते हैं तो उससे शुद्धिकरण होता है बॉडी का. शुद्धिकरण क्यों? क्योंकि वो उसमें सल्फर है. सल्फर, अगर आप सल्फर वाटर में नहाते हैं तो आपको जितने भी स्किन एलिमेंट्स होते हैं, है ना, बॉडी फिंसा सब ठीक हो जाता है. तो पूरी स्किन एलिमेंट के लिए ठीक होता है सल्फर. सो उसमें भी सल्फर की मात्रा पाई जाती है, हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स में भी. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ऑर्गेनिक सल्फर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट Organic sulfur is the most important constituent of sulfur. Sorry, proteins. Organic sulfur is most important constituent of protein. जब हमने डीएनए आरएनए पढ़ा था, वहां पे सल्फर आया था. सोचो, मैंने आपको डीएनए और आरएनए में एक डिस्टिंक्शन करवाया था, मतलब यहाँ पे हमने कंपेयर किया था कि डीएनए में क्या है, आरएनए में क्या है. तो आपका ये डीएनए का भी पार्ट है. डीएनए में भी थोड़ा सा लिटिल अमाउंट सल्फर का होता है. पीडीएफ देखिए, उसमें है लिखा हुआ कि सल्फर भी पाया जाता है अमाइनो एसिड्स के साथ साथ में. नेक्स्ट, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज सच एज anthropogenic activities such as, वही सेम चीजें क्या होती है anthropogenic activities? burning of the fossil fuels, especially coal. Burning of the fossil fuels, especially coal is associated with the release of sulfur pollutants. Coal is associated with the release of sulfur
पॉल्यूटेंट्स, सल्फर पॉल्यूटेंट्स। तो सिंपली कह रहे हैं कि अगर आप जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, जो इंसान एक्टिविटीज करते हैं, मानव एक्टिविटीज हैं, मानव गतिविधियां हैं, उसके कारण बहुत सारा कोयला जलाया जाता है और उससे बहुत सारे सल्फर के पॉल्यूटेंट्स या सल्फर के प्रदूषक बाहर निकलते हैं। उसके बाद लिखिए सल्फर कॉमा वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। जब हम कहीं पे भी कोई चीज निर्माणाधीन होती है, किसी चीज का निर्माण करते हैं, तो वहां पे भी हम वेदरिंग करते हैं। सो वेदरिंग ऑफ द रॉक्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कॉमा माइनिंग ड्रिलिंग, माइनिंग ड्रिलिंग। कहीं भी अगर हम माइनिंग करते हैं मींस खनन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं किसी भी प्रकार का, वहां पे ड्रिलिंग की जा रही है फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर के लिए, तो वहां पे भी आपको सल्फर की मात्रा देखने को मिलेगी। हाँ जी, नेचुरल गैस में भी होगा। नेचुरल गैस में पर बहुत लिटिल अमाउंट होगा, ज्यादातर उसमें मीथेन होती है, 90% से ज्यादा मीथेन होती है। माइनिंग ड्रिलिंग एंड कॉजेज रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, एंड कॉजेज रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर साइकिल में ये सल्फर की थोड़ी बहुत बुराइयां करनी है, कहां पाया जाता कहां नहीं पाया जाता उसके बारे में। अब आगे लिखिए एक्सेसिव सल्फर इज एसोसिएटेड विद, एक्सेसिव सल्फर इज एसोसिएटेड विद, ज्यादा सल्फर हो जाए तो उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन। एक्सेसिव सल्फर इज एसोसिएटेड विद एयर पॉल्यूशन। सेकंड, एसिड रेन, एसिड रेन और क्या होगा, एसिड रेन में ये दो तरीकों में पाया जाता है, एक है वेट डेपोजिशन एंड सेकंड इज ड्राई डेपोजिशन, वेट एंड ड्राई डेपोजिशन एसिड रेनफॉल में, बोथ फॉर्म्स में पाया जाएगा, वेट एंड ड्राई। फॉर एग्जांपल अगर आपकी नॉर्मल जो रेनफॉल होता है, मतलब जो एक्चुअल में रेनफॉल है उसका पीएच होता है 5.4, और जो एसिड रेनफॉल है उसका होता है 4.4 से लेके 4.6, इसका पीएच लेवल होता है। 7 इज न्यूट्रल, बट एसिड रेनफॉल में 4.4 से 4.6 होता है, एसिडिक रेन कह रहे हैं। और जो नॉर्मल है आपका रेनफॉल उसमें 5.4। पीएच स्केल यूज करते हैं यूज, स्कूल में कम दिया जाता है क्योंकि हम बर्बाद करेंगे उसको। तो पीएच क्या बताता है, अमाउंट ऑफ एसिडिटी एंड अमाउंट ऑफ बेसिक नेचर, है ना। अगर 7 से ज्यादा होगा तो सोचो, अगर 7 से कम होगा तो चीजें ज्यादा एसिडिक है, और 7 से ज्यादा होगा तो ज्यादा वो बेसिक है। तो एसिड बेस ये सब आप पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में भी मेंशन है पीसीएस के, वहां पे एसिड बेस ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो पीएच स्केल है ना, इसमें हम देखते हैं अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाउंट, है ना। अगर H पॉजिटिव ज्यादा है तो मींस दिस इज एसिडिक, अगर OH नेगेटिव ज्यादा है तो दैट इज बेस। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन को हम देखते हैं, H प्लस प्लस OH नेगेटिव कर देंगे तो क्या बनता है, H3O नेगेटिव, जिसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। सो जहां पे पीएच हम माप रहे हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है या हाइड्रोक्सिल अमाउंट ज्यादा है। लिमिट इतना ही बहुत है, सिंपल समझिए कि नॉर्मल जो रेनफॉल होता है उसका पीएच होता है 5.4, जो एसिडिक रेनफॉल होता है उसका पीएच लेवल होता है 4.4 से लेके 4.6। नेक्स्ट, इससे और क्या होगा, फोटोकेमिकल स्मोक। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, ज्यादा अगर एयर में सल्फर की मात्रा है देन इट कैन कॉज फोटोकेमिकल स्मोक। ऑनलाइन विद्यार्थी क्या करें, प्लीज टेल ना कोई। ये एनवायरनमेंट की क्लास है, कह रहे एनवायरनमेंट है कि ज्योग्राफी। जहां पे ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट इसका मतलब क्या है कि ये, अब आप कहेंगे कि पीएच लेवल की बात कर रहे हैं तो ये साइंस की क्लास है, नहीं, ये सबका ही मिक्सचर है। एनवायरनमेंट में साइंस भी चलता है, बायोलॉजी भी चलता है, इसमें थोड़ा सा ज्योग्राफी भी चलता है। सो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एनवायरनमेंट इकोलॉजी की क्लास है। नेक्स्ट है फास्फोरस साइकिल।
सल्फर साइकिल में इतना ही था। नेक्स्ट करेंगे फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल फॉस्फोरस साइकिल फॉस्फोरस ज्यादातर पाया जाता है एक्वेटिक मीडियम में, मींस वाटर बॉडीज में ज्यादा पाया जाता है। और ये ज्यादातर फॉस्फोरस जो है फॉस्फेट रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं फॉस्फोरस की, उसमें पाया जाता है। सो इसलिए इसको सेडिमेंट्री साइकिल में रख रहे हैं। सो एटमॉस्फेयर में कैसे एंटर होगा, वही सेम प्रोसीजर है कि जब वेदरिंग होगी किसी रॉक की या फिर इरोजन होगा तब ये एनवायरनमेंट में ऐड हो जाएगा। बाकी फॉस्फोरस जब ज्यादा मिल जाता है वाटर के साथ तो कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फॉस्फोरस पोल्यूशन। सो लिखिए नेक्स्ट, थोड़ा सा पॉइंट है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम, उसके बारे में देखेंगे। खाना खाया था सवेरे? एनर्जी लेवल डाउन है। मैंने भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने चाय पी है। सो कंटिन्यू करिए। फॉस्फोरस साइकिल, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in the it plays an important role in the aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem because the main storage of phosphorus is phosphate rocks. Because the main storage of phosphorus is phosphate rocks. ज्यादातर ये फॉस्फेट की चट्टानों में पाया जाता है, फॉस्फेट रॉक्स। साइंस बैकग्राउंड से कौन कौन है? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बताइए, शाबाश। एटॉमिक नंबर, उसका हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए फिर, किसके साथ बनता है? sp sp2 sp3 किसके साथ बनाता है हाइब्रिडाइजेशन? अरे एटॉमिक नंबर बता दो, गूगल सर्च नहीं करना। पता है तो बताइए। 15 बोला। तो फॉस्फोरस जो है ज्यादातर एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाया जाता है। और कौन सी रॉक्स में पाया जाता है? फॉस्फेट रॉक्स में। आगे इन द ऑर्गेनिक नहीं, अब लिखिए इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, इसका थोड़ा ही पार्ट है। इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर through the weathering and erosion of the rocks. It enters the atmosphere through the process of weathering and erosion of the rocks. It enters the atmosphere through the process of weathering and erosion of the rocks. Weathering and erosion of the rocks. Full stop. When phosphorus mixes with water, it gets accumulated with the continental shelf. It gets accumulated with the continental shelf. Again oceanography का पार्ट है ये। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल ब्रेक, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, बट मैं नहीं कराऊंगा, नहीं को परेशान हो रहे हैं, करे ज्योग्राफी है ये एनवायरनमेंट। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, दिस इज द पार्ट जहां पे समंदर टच करता है आपके कॉन्टिनेंट को, वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद धीरे धीरे अदर पार्ट्स भी आते हैं। सो जब ये पानी के साथ मिल जाता है फॉस्फोरस, तो मिलकर ये आगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जमा होना शुरू कर देता है, मतलब इकट्ठा होना शुरू कर देता है। एक्यूमुलेशन का मतलब है इट स्टार्टेड गेटिंग सेटल डाउन। सो यहाँ पे ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। excessive phosphorus is associated with
यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम। सो ये आपके नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं। सो यूट्रोफिकेशन कौन करता है? एक नाइट्रोजन करता है। आपके न्यूट्रिएंट साइकिल में हमने देखा 2 टाइप के न्यूट्रिएंट साइकिल है, एक है गैसियस, एक है सेडिमेंट्री। तो गैसियस में आपने देखा नाइट्रोजन साइकिल होता है, कार्बन साइकिल होता है, तीसरा वाटर साइकिल होता है, वो हाइड्रोलॉजिकल, उसको हमने नहीं किया। बट नाइट्रोजन जब ज्यादा बढ़ जाए उससे भी यूट्रोफिकेशन होता है। और एल्गल ब्लूम, जब फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो ये भी आगे चलकर यूट्रोफिकेशन करता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट चाहिए हैं आपके डिफरेंट टाइप के फ्लोरा एंड फाउना को, बट अगर ये न्यूट्रिएंट कुछ ज्यादा मात्रा में मिल जाए तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए फैट बॉडी के लिए, बट फैट अगर ज्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाए तो इट कैन कॉज हार्ट अटैक। प्रोटीन अगर ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर ज्यादा मात्रा में ले लेंगे, न्यूट्रिएंट्स, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि हमारे पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट साइकिल में एक गैसियस साइकिल का नाइट्रोजन और सेडिमेंट्री साइकिल का फास्फोरस, ये दोनों इकट्ठे होकर एल्गल ब्लूम करते हैं, यूट्रोफिकेशन करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है ही यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन थोड़ा लंबा टॉपिक है। यूट्रोफिकेशन का सिंपल मीनिंग है कि जब आपके पानी में या फिर कोई भी लेक है, पॉन्ड है, चाहे कोई झील है, तालाब है, नदी है, कोई आपका ओशन है या सी है, अगर उस वाटर बॉडी में, जल राशि में ज्यादा से ज्यादा अगर न्यूट्रिएंट बढ़ जाएंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक है। अब ये प्रॉब्लमेटिक इस तरह से है कि ये वाटर को कंटेमिनेट कर देंगे, राइट। अगर एक वाटर कंटेमिनेट करेंगे, वाटर को प्रदूषित कर देंगे, दूषित कर देंगे, तो वो पीने लायक नहीं रहेगा। ऑल्सो बॉर्डर के बीच में ही, फॉर एग्जाम्पल जैसे फिशेज हैं, जितने भी मरीन प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, है ना, जो जल के नीचे रहने वाली आपके डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स है पानी के नीचे, उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन घुली हुई पानी के बीच में। तो पानी के बीच में ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स होती है, उसी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से वो अपना एक टाइप से रेस्पिरेशन करते हैं, है ना, श्वसन करते हैं, अदरवाइज वो डेड कर जाएंगे। अब ऐसे ही है कि अगर हमने न्यूट्रिएंट ज्यादा बढ़ा दिए तो वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, चाहे वो बायोलॉजिकल है चाहे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहाँ पे रहेगी? जहां पे फॉटिक एरिया है, और जहां पे ए फॉटिक एरिया वहां पे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ गए? कल यूनिवर्सिटी में मैंने कराया तो वो थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि अभी बेचारे नए नए बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। और आप तो समझते हैं फॉटिक एरिया जहां पे सूर्य की किरणें पहुंच सकती हैं, एफोटिक एरिया जहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती। पानी के सिर्फ 200 मीटर तक ही सन कैन पेनिट्रेट, सनलाइट कैन पेनिट्रेट, और उससे नीचे ओनली केमिकल रिएक्शंस। तो लिखिए नेक्स्ट, यूट्रोफिकेशन। इसीलिए मैं आपको नोट्स नहीं दे रहा हूं, सिंपल समझो, क्योंकि मेरे पास जितना भी अभी पीडीएफ है उसमें बहुत ही आगे पीछे हैं टॉपिक्स, 76 पेजेस है, ज्यादा नहीं है। बट जो आप यहां से नोट्स बना रहे हैं ये ज्यादा है, वो कम है। सो क्वांटिटी या क्वालिटी वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसीलिए अगर मुझे ज्यादा फोर्स किया जाएगा मैं भेज दूंगा आपको, पर उसको पढ़ के आप बहुत परेशान होने वाले हैं। सो PCl5 एंड sp3d, वेरी गुड सर संजना। आई थिंक गूगल सर्च चाहिए या तो फिर ये हो सकता है, किसको क्या कहते हैं, चैट जीपीटी भी हो सकता है। सो अब लिखिए यूट्रोफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ना है। हेडिंग डालेंगे यूट्रोफिकेशन। बुरा नहीं मानना है अगर कोई हंस रहा है तो। आप अपने आप को प्रिविलेज समझिए कि आपकी बात पे कितने लोग हंस रहे हैं। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन में हमारे पास प्रोसेस कैसे होता है यूट्रोफिकेशन, पहला टॉपिक ये। उसके बाद कॉजेज एंड इम्पैक्ट, कारण क्या है यूट्रोफिकेशन के, इम्पैक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, व्हाट आर द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, एंड हाउ वी कैन मिटिगेट, हम इसे कैसे कम कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। सो ये मेजर आपके टॉपिक रहेंगे कि यूट्रोफिकेशन होता कैसे है, बट इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है, उसको कैसे रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। सो क्या है यूट्रोफिकेशन? जब आपके पानी के बीच में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाए या फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और ये प्रदूषक नहीं है, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आर न्यूट्रिएंट्स, है ना, पोषक तत्व ज्यादा नहीं होने चाहिए।
हाँ, ओवरग्रोथ भी हो जाती है और ओवरग्रोथ के कारण फिर फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा है, ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन से वो सड़ते जाएंगे, पानी के ऊपर तरते जाएंगे, सनलाइट नहीं पहुंचेगी, नीचे वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी, उनकी बायोलॉजिकल और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जाएगी। तो लिखिए, बहुत इजी है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब इन नोट्स को दोबारा पढ़ेंगे ना, अभी तो मुश्किल है, क्योंकि अभी आपने सुबह भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे हैं। एग्जाम से पहले जब आप इनको पढ़ते जाएंगे, आपको लगेगा सिलेबस पता नहीं कब खत्म हो गया, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब आप इसको इन्वायरमेंट को करते चलते ना, इन्वायरमेंट आप 15 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं बिफोर एग्जाम। और यहां से अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा होगा, एक एक चीज को समझा होगा, इन्वायरमेंट के 15 मार्क्स पक्के हैं, है ना। 15 के 15 क्वेश्चंस, नॉट मार्क्स, 30 भी हो सकते हैं, पर मिनिमम टू मिनिमम 15 पूछते हैं यूपीएससी में। स्टेट बेसिस में आपका 8 to 10 है, तो बहुत होता है, 8 to 10 का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। साइंस एंड टेक भी ऐसे ही थी, उसमें भी दिक्कत आ रही थी स्टार्टिंग में कि क्या चल रहा है ये, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में था बोरिंग था कि भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि दैट इज टोटली फैक्चुअल। उसके बाद जब पढ़ने लगे तो फिर इंटरेस्ट पढ़ने लगा, है ना। सो इसको देखिए, यूट्रोफिकेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ, it is a process of addition of nitrates and phosphates। इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता लाइफ में, वैसे बनाना पड़ता है ना। इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता, इंटरेस्ट लाना पड़ता है। सो इंटरेस्ट लाइए और पढ़ते जाइए, शाबाश। और इसको इस तरह से पढ़िए कि बस एक ही बार पढ़ना है, इसके बार बार आपको कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल ना पढ़ना पड़े लाइफ में। मोटिवेशन एक ही होता है इसका, राइट। मैं ज्यादा ज्ञान नहीं बांटता, बट सिंपल एक लाइन में खत्म करता हूं कि एग्जाम को इस तरह से टैकल करिए कि आपको ये किताब दोबारा ना खोलनी पड़े, राइट। आपको दोबारा रिपीट ना करना पड़े, एक ही बारी में एग्जाम निकालिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, आप जब छोटे थे तब से आपके साथ जो है शोषण हो रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, है ना। 3.5 के बाद से प्ले स्कूल, स्कूल, फिर कॉलेज, और कॉलेज के बाद अभी ये चल रहा है प्रोसेस। तो अपने आप को इस प्रोसेस से बाहर निकालिए, है ना। उसके बाद फिर उपन्यास पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, ये किताबें बहुत हो गया। आप ऐसे सोच के चलिए कि एक बार एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के लिए, ना कि एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि अभी तक जितना पढ़ रहे हैं सब एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। फिर अपनी खुद की इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए पढ़ेंगे, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे पोइम हो, चाहे कुछ भी हो, आर्टिस्टिक काम हो। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स naturally or artificially। It is the process of addition of nitrates or phosphates, nitrates or phosphates, naturally or artificially to the aquatic ecosystem, to the aquatic ecosystem। तो ये प्रोसेस है जहां पे हम आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब ह्यूमन मेड तरीके से या फिर नेचुरल तरीके से पानी में फॉस्फेट या नाइट्रेट की मात्रा को डालते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, मेकिंग द वाटर बॉडी एक्सट्रीमली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मेकिंग द वाटर बॉडी एक्सट्रीमली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मेकिंग द वाटर बॉडी एक्सट्रीमली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, which can lead to making the water body extremely rich in nutrients, extremely rich in nutrients। मनप्रीत, जब ऑनलाइन क्लास चल रही है उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्यों रिकॉर्डिंग देखनी है। और अगर रिकॉर्डिंग देखनी है सबर फाउंडेशन पंजाब, उसके यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे मिलेगी, पर 2 दिन बाद मिलेगी। Water body extremely rich in nutrients, which can lead to algal bloom, which can lead to algal bloom, which can lead to algal bloom। मीन्स इसके साथ क्या होगा, ज्यादा न्यूट्रिएंट डाल दिए तो एल्गी बहुत ज्यादा खिलना शुरू हो जाएगी। ब्लूम मीन्स खिल जाना, खिला जाना, दैट इज ब्लूम। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एल्गल ब्लूम, which will ultimately lead to death of aquatic
plants and animals, which will ultimately lead to the death of aquatic plants and animals. 2 ग्लास देना, 2. सो सिंपल, यूट्रोफिकेशन क्या कह रहे हैं कि जब आपके पानी के नीचे, चाहे वो पॉन्ड का है, लेक का है, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ वाटर बॉडी, जहां पे न्यूट्रिएंट और फॉस्फेट की मात्रा, फॉस्फेट और नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ जाएगी. ज्यादा न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होगा, जो जिसको आप कहते हैं काई, हरे रंग की होती है. इंडिया में लगभग अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारी कलर की लेक होती है ना, बट इंडिया में ज्यादातर आपको ग्रीन देखने को मिलता है. जहां पे भी तालाब है, पंजाबी में जहां पे टोवा है पिंड का, वहां पे ज्यादातर आपको काई देखने को मिल रही है. हरी हो रखी है पूरी की पूरी लेक. क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा डाल दिए, क्योंकि खेतों का जितना भी पानी है वो जाके उसमें इकट्ठा हो रहा है. आफ्टर दैट वो पूरा का पूरा घास से भर जाता है. धीरे धीरे डेथ होगी उसकी. डेथ ऑफ द लेक मीन्स वो पौधे धीरे धीरे उस पानी को ज्यादा से ज्यादा यूज करते जाएंगे. एल्गी बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करती है, जिसको आप काई कहते हैं या शैवाल कहते हैं. आफ्टर दैट धीरे धीरे आप देखेंगे कि वहां का पानी का लेवल गिरता जाएगा और वो अल्टीमेटली सूख जाएगा. फिर वो एक डस्टबिन या कचरा फेंकने की जगह रह जाएगी, डंपिंग यार्ड बन जाएगा. सो उसी को कह रहे हैं कि एल्गी ब्लूम करती है और लेक्स डाई करते हैं. थैंक यू. बहुत सारी लेक्स हैं जो कि डेथ कर चुकी हैं. फॉर एग्जांपल वूलर लेक है जम्मू कश्मीर में, उसमें ज्यादातर आप देखेंगे तो उसमें लोटस है, बट जितना ज्यादा फ्रेश वाटर है उतना ज्यादा वो डाई कर रही है. डाई इन द सेंस कि पानी सूखता जा रहा है उसके नीचे. इसलिए कई बार आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है या फिर कुछ एक एनजीओ जो है वो जाती हैं, उसको साफ करते हैं, लेक को पूरा का पूरा क्लीन करते हैं, सो दैट वहां पे काई ना बचे. सो कई बार इसको सीजनल भी करते हैं लोग, कि जब ज्यादा बरसात है, जब नॉर्मल हो जाएगा उस टाइम पे उसको साफ किया जाता है. हाँ, स्टैग्नेंट वाटर इसीलिए ज्यादा है. और ऑल्सो मानसून टाइम पे सारा का सारा नियर बाय खेत हैं, तो वहां का जितना भी आपने एक्स्ट्रा डाल रखा है वो फर्टिलाइजर, ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल आ सके, वो पानी में इकट्ठा हो जाता है. सो आप नेक्स्ट लिखिए एल्गल ब्लूम. एल्गल ब्लूम नेक्स्ट टॉपिक. सब इंटरकनेक्टेड हैं टॉपिक्स ये. हाँ जी, एल्गल ब्लूम कुछ नहीं है, सडन ग्रोथ है एल्गी की, जिसके कारण वाटर बॉडीज में जो है ज्यादातर सनलाइट ब्लॉक हो जाती है. सनलाइट ब्लॉक होने के कारण एल्गी बढ़ती जाती है. अब लिखिए द सडन ग्रोथ ऑफ एल्गी. द सडन ग्रोथ ऑफ एल्गी अगर इसमें आपसे मैं पूछूं कि सस्टेनेबल मेथड क्या है एल्गी का, बायोफ्यूल बना दो, निकालो बाहर उसका बायोफ्यूल बना दो, 3rd जनरेशन बायोफ्यूल. सो सडन ग्रोथ ऑफ एल्गी स्पेशली इन द शैलो वाटर. बहुत सही है, बहुत सही. ग्राफिक्स चाहिए, कहते हैं फोटो दिखा दिया करो बीच बीच में पीडीएफ बना के. कोई नहीं, इकोलॉजी खत्म कर लो. बायोडाइवर्सिटी से पहले फिर मैं आपको सारी पिक्चर दिखाऊंगा, कीस्टोन है ना, जंगल दिखाऊंगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, यहीं पे दिखा देंगे. द सडन ग्रोथ ऑफ एल्गी स्पेशली इन दी शैलो वाटर बॉडीज. शैलो shallow water bodies, which causes blockage of sunlight, which causes blockage of sunlight, which causes blockage of sunlight, is known as algal bloom, is known as algal bloom. Algal bloom. आगे algal blooms are not always harmful. Algal blooms are not always harmful. तो हमेशा अगर एल्गल ब्लूम हो रहा है, एल्गी का जो प्रोडक्शन है इन द डीप ओशन या सी और लेक या पॉन्ड,
इट कैन नॉट बी दैट मच हार्मफुल, ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। क्यों? बिकॉज algal bloom will cause more production of phytoplanktons. Algal bloom will cause more production of phytoplanktons, which further more production of phytoplanktons, which further supports aquatic ecosystem, Sometimes algal bloom which supports aquatic ecosystem, full stop के बाद लिखिए sometimes algal bloom leads to the changing the color of the lake, because of pigmentation. फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम लेक्स जो इंडिया में, मैक्सिमम जो झील हैं, तालाब है, लेक्स और पॉन्ड जो हैं, यहाँ पे एल्गिल ब्लूम बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो एल्गी है दैट इज ग्रीन, ज्यादातर आपको एल्गी देखने को मिलती है दैट इज ग्रीन, इसलिए ज्यादा जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर का देखने को मिलता है यहाँ पे इंडिया में। बाकी जगह पे आप देखेंगे तो कई लेक्स रेड भी हो जाती हैं, अलग अलग कलर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन दी ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर ब्लू है तो ब्लू हो जाएगी लेक, बट यहाँ पे अगर आप ज्यादा देखेंगे तो एल्गी का जो कलर है दैट इज ग्रीन। सो ड्यू टू दी पिगमेंटेशन एंड सच algal bloom increases the biological oxygen demand, that is BOD, and chemical oxygen demand, that is COD। तो सिंपल एल्गल ब्लूम एक टाइप से ठीक भी है बिकॉज ये फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ बढ़ाती है, जिससे एक्वेटिक जो आपका इकोसिस्टम है, मींस आपके समंदर के नीचे या पानी के नीचे जितने भी मरीन प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनको ये हेल्प करता है। बट ऑल टुगेदर ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों बढ़ाता है, डिपेंडिंग अपॉन ये एरिया फोटिक है या एफोटिक है। बिकॉज कॉम्प्लेक्स जो आपके रिएक्शंस होंगे, चाहे वो फोटोसिंथेसिस है चाहे वो कीमोसिंथेसिस है, दोनों में ही आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। Along with it, algal bloom produces toxins known as toxins, मतलब जहरीले पदार्थ। तो एल्गी जो है वो जहरीले पदार्थ भी प्रोड्यूस करती है। सो एल्गल ब्लूम प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स which are known as anoxic conditions। ब्रैकेट में लिखिए ऑक्सीजन डेफिशिएंट। तो ये इतना ज्यादा एल्गल ब्लूम जो है ये धीरे धीरे एनॉक्सिक कंडीशन क्रिएट करना शुरू कर देता है, मतलब ANOXIC ऐसे लिख देता हूं। एनॉक्सिक कंडीशंस मीन जहां पे आपको ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम देखने को मिलेगी। एंड कॉजेज द डेथ ऑफ द लेक। मैंने आपको किसमें कराया था, जहां पे हमने लिखा था कि देयर आर 5 मेजर डाइंग रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें से इंडिया की भी है।
किसमें, इकोसिस्टम में था ना। तो 5 डाइंग रिवर्स हैं, वैसे ही अल्टीमेटली इट कैन लीड्स टू द डेथ ऑफ द लेक। तो इसको हम जो लेक्स आफ्टर दिट, अगर बहुत ज्यादा एल्गल ब्लूम होता है तो उसके बाद जो ये लेक्स हैं, पहले जो ग्लोरिफिकेशन थी वो कम हो जाएगी, होते होते रिड्यूस हो जाएगा। आफ्टर दैट आप कहेंगे कि इसको आप कहेंगे दिस इज डेड लेक, या फिर जैसे हम कहते हैं डेड सी, वैसे ही ये डेड लेक हो जाएगा। डेड सी मीन्स क्या हुआ है वहां पे डेड सी में? डेड सी कहां, पहले मुझे ये बताओ, वेयर इज डेड सी? मृत सागर कहां पे है? गल्फ में ही है। गल्फ में कौन कौन सी कंट्रीज है उसके अराउंड? इजराइल, जॉर्डन, है ना, और कौन सी है, एक और है सीरिया। तो देर आर कंट्रीज सराउंडिंग दी डेड सी। डेड सी में क्या है? कुछ नहीं है डेड सी में। डेड सी सलाइन वाटर, है ना। डेड सी मीन्स जहां पे खारापन बहुत ज्यादा है, राइट। और इतना ज्यादा खारापन है कि अगर आप उस पानी में कूद जाए, तैरना शुरू कर दे, वो आपको डुबाएगा ही नहीं, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ, हाँ, सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, खारापन बहुत ज्यादा है, इसलिए वो डूबने नहीं देता। डेड सी, अगेन डेड सी में भी लोग नहाते हैं, क्यों? क्योंकि उससे जो भी स्किन एलिमेंट से निकल जाते हैं, बट सिर ढक के जाना, नहीं तो गंजे हो जाएंगे। सो नेक्स्ट इज डेथ ऑफ द लेक। पैराग्राफ चेंज, फिर लिखिए यूट्रोफिकेशन के ऊपर अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पे, चैट जीपीटी पे, एनीवेयर, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एल्गल ब्लूम को भी अगर आप सर्च करेंगे, इसके ऊपर बहुत प्री और मेंस में क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए थोड़ा सा लंबा, जहां पे क्वेश्चंस पूछने की ज्यादा टेंडेंसी है वहां पे हम उसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जहां पे कम आते हैं उसको हमने इकोसिस्टम, इकोलॉजी थोड़ा बहुत समझाया, एंड देन आप उसे मिटिगेट कर सकते हैं। बट इसमें फिर आपको मेंस में लिखने में दिक्कत आती है। तो ये प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से इसलिए आप दुखी हो रहे हैं लिख लिख के, क्योंकि वहां पे ज्यादा कंटेंट चाहिए। उससे ज्यादा क्रिएटिव बनना है तो फिर आपको अदर बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और जो कि मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि 9 to 10 भी हमने बीच बीच में, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वहां पे मिनिमम हमने 7 to 8 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, और वो मोर देन इनफ है, पूरे भी नहीं लिखने। मैंने आपको बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसी आपसे पूछा कितना गया है उतना ही लिखना है रिक्वायर्ड। यानी कि क्लास में आपको सारे लिखाएं तो आप वहां पे 300 शब्द लिख रहा है, आपको उसने पूछा है कि 150 शब्दों में एक्सप्लेन करिए, और आप पूरा ही लिख के आ जा रहे हैं। कई बार हमारी टेंडेंसी होती है कि आता है तो छोड़े क्यों, फिर वो ओवर अटेम्प्ट हो जाएगा, तो इसीलिए लिमिटेड लिखना है, राइट। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज प्लीज करिएगा उसके बाद, और लिखते समय ये भी याद रखिए कि 5-6 लाइन्स के बाद आपका पैराग्राफ चेंज होना चाहिए, अगर आप कंटिन्यूटी में लिख रहे हैं। पूरी की पूरी स्टोरी लाइन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पढ़ना मुश्किल होता है। जहां पे पॉइंट्स है वहां पे ABC 1 2 3 4 या फिर रोमन 1 2 3 4 यूज करिए। स्टार, हैशटैग और गोला या फिर डार्क गोला वो नहीं बनाना है, दिक्कत हो जाएगी। अब आगे लिखिए, समटाइम्स एल्गल एंड फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम, समटाइम algal and phytoplankton blooms helps in, sometimes algal and phytoplankton's blooms are helpful in providing food for marine organisms। पहले लिख लिया था आपने ये, providing food for marine organisms, providing food for marine माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑर्गेनिजम्स। तो आपने अभी देख लिया कि प्रोसेस क्या है, कैसे यूट्रोफिकेशन होता है, यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस के बारे में। सो यहां पे प्रोसेस कंप्लीट। नेक्स्ट है कॉजेज। तो आपने हेडिंग डालना है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन, कारण क्या है। कॉजेस, पहला तो वही है जो आपने लिखा, प्रोसेस में लिखा, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स used in agriculture, nitrate and phosphate fertilizers used in agriculture. Second, excessive
डंपिंग ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट, excessive dumping of biological waste in the water bodies. Excessive dumping of biological waste in the water bodies. तो अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप जैविक पदार्थ या जैसे कहते हैं अपशिष्ट, वेस्ट इज अपशिष्ट, उसको अगर आप डालते हैं पानी के बीच में बायोलॉजिकल वेस्ट को, तो उससे भी यूट्रोफिकेशन होगा. थर्ड, डायरेक्ट सीवेज डिस्पोजल, डायरेक्ट सीवेज डिस्पोजल. फोर्थ, इंडस्ट्रियल डिस्पोजल. तो एग्रीकल्चर में आपको पता है बहुत सारे हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं. बायोलॉजिकल वेस्ट आपको पता है बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल वेस्ट हैं जिनको बॉडी में जिनको आप डायरेक्ट डाल देते हैं जितने भी आपकी वाटर बॉडीज हैं. आफ्टर दैट सीवेज को भी डायरेक्ट डिस्पोज कर दिया जाता है कई बार नदी नाले में. ऑल्सो इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत सारे हैं जिसमें देखेंगे आप तो अमोनिया ज्यादातर कहाँ पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप फेयर कलर यूज करते हैं, है ना. हेयर कलर कौन सा आता है? मैट्रिक्स का. बहुत सारे हेयर कलर्स हैं जिसमें लिखा होता है दिस इज अमोनिया फ्री, है ना. एड में भी आता है दिस इज अमोनिया फ्री, बट अमोनिया होता है. इसलिए पहले आप बाल काले करते हैं, फिर बाल काले हो जाते हैं, फिर थोड़ा टाइम बाद वो बाल झड़ जाते हैं, बिकॉज अमोनिया है उसमें. सो जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉस्मेटिक्स है, चाहे आपका टॉयलेटरीज है, ट्राइक्लोसिन है तो है, पैराबिन है तो है ना. आपके हर एक फेस वॉश पे लिखा दिस इज पैराबिन फ्री, दिस इज पैराबिन एंड दूसरा कौन सा बताया था मैंने आपको? ट्राइक्लोसिन, है ना. सो सब में ये होता है. इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत सारे जहां से अमोनिया बाहर निकलता है, और यही अमोनिया जो आगे चलकर प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बनाता है फॉर दी वाटर बॉडी. फोर्थ है एक्वा कल्चर. हाँ जी, सॉइल ले आएगा. सॉइल से उतना ज्यादा नहीं है. सॉइल में जो एक्स्ट्रा डाल रखा है ना हमने, नाइट्रेट या फॉस्फेट, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स, वो कंडीशन क्रिएट करेगा. क्योंकि सॉइल में आपने देखा लास्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में कि नाइट्रोजन है बट उसको फिक्स करना पड़ रहा है, तो डायरेक्ट नहीं आ पाएगा वो. नेक्स्ट लिखिए एक्वा कल्चर. एक्वा कल्चर मतलब मछली पालन या फिर जिसे बोले मत्स्य पालन, है ना. तो मछली पालन में क्या होता है, मछलियां क्या करती है, ज्यादातर जो भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, है ना. तो उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, और वही नाइट्रोजन जो है अगर ज्यादा हो जाएगा सो अगेन अलगल ब्लूम होगी. तो उसके बारे में लिखिए स्पेशली. अरे लिखिए, इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है. स्पेशली फॉर एग्जाम्पल एक एक्वीकल्चर है, दिस इज एक्वाकल्चर, एक है एक्वीकल्चर. एक्वीकल्चर में क्या होता है कि मछलियां तो आप पाल ही रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं उनका, साथ साथ में मछलियों के लिए आप, और जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरली फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जिनको मछलियां खाती हैं, है ना. वही फाइटोप्लैंक्टन्स आर्टिफिशियली भी आजकल उगाए जा रहे हैं. इसी को बोलते हैं एक्वीकल्चर. स्पेशली एक्वीकल्चर. फॉर एग्जाम्पल आजकल एक प्रोसेस आई दैट इज हाइड्रोपोनिक्स, है ना, जहां पे आप पौधे उगाते हैं, फसल उगाते हैं विदाउट द यूज ऑफ सॉइल. आप क्या करेंगे, पानी लेंगे, पानी के बीच में ही जो भी आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट उसी पानी में मिला दिए जाते हैं. आफ्टर दैट वो थर्मोकोल नहीं आता, हाँ, थर्मोकोल में बीच में छेद कर दिए जाते हैं, उसमें कप्स लगाए जाते हैं प्लास्टिक के, उस प्लास्टिक के कप में ही बीज डाल दिया जाता है, फिर उस सारे के सारे थर्मोकोल को पानी के ऊपर तैराने के लिए, मतलब वो तैर रहा होता है. जितना भी नीचे पानी है वहां से वो अपने न्यूट्रिएंट ले लेता है, राइट. उसी पानी को फिर दोबारा पंप के थ्रू लेके जाते हैं, और एक पॉन्ड होता है, वहां पे मछलियां होती हैं, राइट. और पानी जितना भी वहां से पानी जा रहा है वो मछलियों में डाल दिया जाएगा. मछलियों का जितना भी पानी उसको रिसाइकिल करके सीधा कहां डाल दिया जाएगा, वही जो आपके पास पानी है जिसके ऊपर आपके थर्मोकोल्स हैं. अब इससे क्या प्रॉब्लम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर देगा, क्योंकि मछलियां जितना भी नाइट्रोजन छोड़ रही है, अमोनिया छोड़ रही है, वो पानी मछलियों का जो प्रदूषित पानी है उसको लिया जाएगा. जहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड है एक टाइप से, जहाँ पे पानी है, वाटर टैंक है जिसके ऊपर वो हमने थर्मोकोल रखे हैं, तो वो
पूरे के पूरे अमोनिया का यूज कर लेगा। अगेन वो पानी क्लियर हो गया, वही पानी को दोबारा वहां भेज देते हैं। सो हाइड्रोपोनिक्स में क्या, पानी को घुमाया जाता है पूरा का पूरा। और एक्स्ट्रा अगर आपको कोई भी उसमें मिनरल डालना है, कुछ भी अगर उसमें खाद डालनी है तो पानी में मिक्स कर दी जाती है। तो बहुत अच्छा मेथड है ये, पर महंगा बहुत है क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगती है करोड़ों में, 15 करोड़ तक का उसका बजट जाता है। और मैक्सिमम जो IITians है वो ये प्रोसेस कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसका पार्ट है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, टोटल ही आपका एक टाइप से एग्रीकल्चरल सिस्टम, जिसको आप कहेंगे कि टोटल डिजिटल एग्रीकल्चर है ना, जहाँ पे फार्मर जो है वो फावड़ा वगैरह कम पकड़ा वो देखेगा, टैब के थ्रू सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि वहां पे एवरीथिंग इज कनेक्टेड। उधर है लेबर, पर लेबर इंटेंसिव फोर्स बहुत कम है, मतलब वहां पे लेबर कम रखी जाती है। सो देखिए, अरे ये बहुत, मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि परेशान मत होइए, इसमें आप वो चीजें देख रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में आप देख पाएंगे, राइट। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर बहुत अच्छा मेथड है। तो आगे अब देखिए एक्वाकल्चर में, देखिए स्पेशली एक्वीकल्चर जिज्ञासा होगी तो इंटरेस्ट आएगा, जिज्ञासा नहीं होगी तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना। तो लिखिए एक्वीकल्चर, इट इज अ टेक्निक of growing, it is a technique of growing shell fishes. It is a technique of growing shell fishes and even aquatic plants. Shell fishes and even aquatic plants. तो एक प्रोसेस है जहां पे फिशेस को तो यहाँ पे ग्रो किया जा रहा है, साथ में इसके एक्वाटिक प्लांट्स को भी ग्रो किया जा रहा है। शेल फिशेस एंड इवन एक्वाटिक प्लांट्स इन वाटर विदाउट द यूज ऑफ सॉइल, इन वाटर विदाउट दिस यूज ऑफ सॉइल। वही हाइड्रोपोनिक्स का ही पार्ट है ये, इन वाटर विदाउट द यूज ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे मिट्टी का यूज नहीं किया जाता, पानी में ही मछलियां भी मछलियां भी पाली जा रही हैं, साथ साथ में प्लांट्स भी उगाए जा रहे हैं। सो अच्छा मेथड है ये। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत ज्यादा महाराष्ट्र, तमिलनाडु इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वहां पे बहुत सारे ऐसे प्लांट, मतलब इसके लिए आपको ज्यादा जमीन भी नहीं चाहिए, छोटा सा प्लांट लगाइए, उसी में ही सब कुछ हो सकता है, क्योंकि फिश भी आगे काम आएगी, राइट। साथ साथ में ये एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेगा। अब पैराग्राफ चेंज, फिर लिखिए as the soil is not used, therefore there is application of, as the soil is not used, there is application of nutrients and food, there is application of nutrients and फूड। सिंपली कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम सॉइल को यूज नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको न्यूट्रिएंट देने पड़ेंगे प्लांट्स के लिए, और आपको फूड डालना पड़ेगा किसके लिए, फिशेस के लिए। फुल स्टॉप के बाद लिखिए देयरफॉर एक्वीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ eutrophication. Aquaculture is the most important contributor of eutrophication. फिफ्थ पॉइंट लिखिए, फिफ्थ एक्वीकल्चर के बाद में फिफ्थ पॉइंट कौन सा है, नेचुरल इवेंट। फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया, सारी की सारी वेजिटेशन कहां चली गई, पानी के नीचे। उसके बाद फिर ये सारी की सारी जितनी भी वेजिटेशन चली गई है, ये आगे अमोनिया ही डेवलप करेगा। सो एग्जांपल नेक्स्ट लिखिए, natural events such as floods, ये causes चल रहे हैं, causes का फिफ्थ पॉइंट है। natural events such as floods which take excessive nutrient, natural events such as floods which take excessive nutrients due to enhanced weathering and erosion,
ड्यू टू एनहांस्ड वेदरिंग एंड इरोजन। एनहांस्ड वेदरिंग एंड इरोजन सिंपली कह रहे हैं कि जब कभी नेचुरल इवेंट होए, है ना, प्राकृतिक अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो उसके कारण क्या होगा, फ्लड आ जाएगा, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट जो है वो पानी में मिल जाएंगे और इससे बहुत सारी वेदरिंग एंड इरोजन हो सकता है। सो ये भी यूट्रोफिकेशन का कारण बन सकता है। आपने देखा था पहला प्रोसेस, कॉजेस एंड थर्ड इज मिटिगेशन। मिटिगेशन कर लेते हैं। अब लिखिए सॉल्यूशन। इंपैक्ट बता दिया कि इससे क्या क्या फर्क पड़ने वाले हैं, कॉजेस में ही आ गया है। इंपैक्ट क्या है, अल्गल ब्लूम का इंपैक्ट क्या है, पूरा का पूरा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपने सब लिख ली कहानी। अब लिखिए सॉल्यूशंस या फिर मिटिगेशन मेथड्स। सॉल्यूशन या फिर मिटिगेशन मेथड्स। मिटिगेशन मेथड्स। हाँ जी, उसको पॉइंट सेवेरे फैक्टर लो ऑक्सीजन लेवल्स का भी मेंशन किया है किसमें, ਇਹਦੇ फैक्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ लो ऑक्सीजन लेवल्स हो गए। हाँ वही तो हमने कहा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। हाँ वही, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट लिखिए सॉल्यूशन में पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट यही है, फर्टिलाइजर कम यूज करिए। अब लिखिए रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन, रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन द एग्रीकल्चर। reduce the use of nitrogen fertilizers in the agriculture। अब नाइट्रोजन कम कर दिया, फर्टिलाइजर डालना बंद कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, है ना, जहां पे आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी भी ले रहे हैं, बट विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, आपकी उत्पादकता ज्यादा है। कैसे होगा, कंपोस्टिंग। तो पहला है नाइट्रोजन बेस्ड जितने भी आपके फर्टिलाइजर्स हैं उनको कम करना है, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, नहीं तो स्कार्सिटी हो जाएगी फूड प्रोडक्शन की, है ना, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, जीडीपी डाउन हो जाएगा, सरकारें गिर जाएंगी, है ना, बहुत कुछ हो जाएगा, नेगेटिव इंपैक्ट्स। नेक्स्ट, अब क्या करना पड़ेगा, कंपोस्टिंग करनी पड़ेगी, मल्चिंग करनी पड़ेगी, और इसमें क्या होता है, टाइम खर्च होता है, एक्सटेंसिव लेबर लगेगी, है ना, खर्चा बढ़ जाएगा, दाम बढ़ जाएंगे, मुद्रास्फीति हो जाएगी मुद्रास्फीति मीन्स प्राइस राइज, है ना, मूल्य बढ़ जाएंगे, सारे वस्तुओं के उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे, फिर लोग उत्पाद मचाएंगे, इसलिए फर्टिलाइजर ज्यादा यूज किया जाता है। बट फिर भी सरकार की स्कीमें हैं तो आपको बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखिए, द कंपोस्टिंग इज द मेथड, कंपोस्टिंग इज द मेथड, composting is the method of converting organic matter into manure. Composting is the method of converting organic matter into manure. Organic matter into manure. So कंपोस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू जैविक पदार्थ जो है उनको खाद में बदला जाता है ना। इनफ है, इतना समझ में आएगा। यहाँ पे आ रहा है कि पंजाबी में नोट्स मिलेंगे, पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि साइंस एंड एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा पंजाबी में, बहुत रेयर, मतलब बहुत रेयर है। मैं हिंदी में दे दूं वही बहुत है, बट पंजाबी में नहीं मिल पाएगा, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ऑर्गेनिक मैटर इनटू मैन्योर, तो ये एक ऐसा तरीका है कंपोस्टिंग जहां पे आप क्या करते हैं, वही जितना भी आपका हाउस होल्ड का ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको लेंगे, मिट्टी में डालेंगे,
अगेन उसमें मल्चिंग करेंगे, पत्तियां डाल देंगे। फॉर एग्जांपल आपके गार्डन में जितने भी पेड़ है वहां की पत्तियां झड़ रही हैं, उनको लो उसमें डाल दो। आपके जितने भी फ्रूट्स आप यूज कर रहे हैं छिलके वगैरह उसमें डाल दो, फिर मिट्टी डाल दो। मतलब एक टाइप से एग्रीकल्चर का ही पार्ट है ये। तो इससे आप ऑर्गेनिक मैटर को मैन्योर मतलब खाद में परिवर्तित करेंगे। फुल स्टॉप। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द कंपोस्ट, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर present in the compost, nutrients that are present in the compost are deficient, nutrients that are present in the compost are deficient in nitrates and phosphates, nitrates and फॉस्फेट्स। तो सिंपली कह रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं कंपोस्ट में, उनमें नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा कम होती है। मतलब अगर कंपोस्ट बनाते हैं या अगर आप कोई देसी खाद बनाते हैं तो उसमें नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट की मात्रा कम है। आगे लिखिए, बिकॉज इसेंशियल एलिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन, बिकॉज इसेंशियल एलिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन, essential elements are broken down, essential elements are broken down, and thus the cycle of essential elements are broken down, and thus the cycle of eutrophication stops. Thus the cycle of eutrophication stops. सिंपल कह रहे हैं कि अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाद में परिवर्तित करते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा कि जितने भी ये कंपोस्टिंग से खाद चाहिए या फिर जितना भी ग्रोथ चाहिए प्लांट को मिल जाएगी। बट इंस्टेड ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, इससे पोल्यूशन कम हो जाएगा। नाइट्रेट फॉस्फेट इसमें बहुत कम है, डेफिशिएंट है। ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल भी नहीं है, बट डेफिशिएंट है। और अगर है भी तो उसको प्लांट ने एक टाइप से अब्सॉर्ब कर लिया है। अब इसके कारण आगे जो है नाइट्रेट या फॉस्फेट ज्यादा फैलेंगे नहीं। सो इसीलिए कंपोस्टिंग अच्छा मेथड है, बट टाइम टेकिंग है, लेबर इंटेंसिव है। एकदम से डब्बा लाना, इसको टोकिया से स्प्रे करना इज ओके, बट अगर उसका इतना लंबा करेंगे तो इसके लिए टाइम भी चाहिए, 1 महीना लगेगा प्रॉपर कंपोस्ट को तैयार होने में। बट ऑर्गेनिक खेती की तरफ भारत बहुत अग्रसर है ना, बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कि केंचुआ बेचते हैं, आपको मालूम होगा किलो के हिसाब से केंचुआ बेचा या खरीदा जाता है, क्योंकि कंपोस्टिंग की तरफ ज्यादा लोगों का झुकाव है। क्योंकि धीरे धीरे फार्मर्स को भी पता लगना शुरू हो गया कि अगर आप ज्यादा स्प्रे यूज करेंगे तो मिट्टी में पानी की मात्रा ज्यादा डालनी पड़ती है, ज्यादा पानी देना पड़ता है। बट अगर आप मैन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं, तो मिट्टी सॉफ्ट रहेगी, ज्यादा पानी रिटेन कर पाएगी। एग्रीकल्चर का पार्ट है ये। एक है एग्रीकल्चर का यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर आता है एग्जाम में, बहुत कुछ आता है और वो आपको खुद पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ यार, आप बहुत शांत हो। कई तो मेरे को लग रहा है कि बस अभी गिर जाएंगे, है ना? ऐसे ठीक है, हाँ ठीक है, सिर हिला रहे। ऑनलाइन स्टूडेंट, आपको नींद आ रही है? अभी तो गर्मी नहीं है, गर्मी में तो आप छाछ वगैरह पी के लस्सी, बस हो गया काम, सो जाएंगे इधर ही। अभी तो फिर सर्दी है। नेक्स्ट लिखिए, क्योंकि जब एसी चल रहा होगा, फैन चल रहे होंगे, ऊपर से यहाँ पे ज्ञान वर्धक योजनाएं चल रही होंगी, तो आप तो सोए रहेंगे। थोड़ा एक्टिव हो जाओ, सीधा होके बैठो, ऐसे नहीं बैठना टेढ़ा होगे, बिल्कुल ऐसे सीधा। हाथ आपके होने चाहिए डेस्क के ऊपर, है ना? पीठ सीधी रखो यार, आपने तो बहुत सुस्ती डाल रखी है। नेक्स्ट जो मेथड है यूट्रोफिकेशन कम करने का, दैट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर थर्ड मेथड है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। पीसीएस लग के आपको शाम को 10-10 बजे भी जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब इलेक्शन होते हैं, है ना, तब हटते नहीं है लोग, 10-10 बजे तक वहीं बैठना पड़ेगा, सो नहीं सकते। एक डब्बा ईवीएम का गायब हुआ, नौकरी गई, समझ गए? तो इसलिए वहां पे प्रॉपर एक्टिव बैठना पड़ेगा। जब तक इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो जाते वहीं पे सोना भी पड़ता है कई बार, है ना, ड्यूटियों में। तो ऐसे नहीं चलेगा काम।
आप सोच रहे हैं कि क्लास में बैठ के काम सर जाएगा, बाद में सोए रहेंगे, नहीं, तब भी आपको भागना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कोई जवाब दे ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और बाकी खत्म है काम। कहीं पे एजिटेशन हो गया, वहां पे खड़े होना पड़ेगा। भाई जान डीएसपी लग गए, फिर तो खड़े ही होना पड़ेगा। जब तक मंत्री जी का भाषण कंप्लीट नहीं होता, खड़े हैं तो खड़े हैं 8-8 घंटे तक। प्रिसीजन एग्रीकल्चर और सैटेलाइट फार्मिंग, और सैटेलाइट में क्या स्पेलिंग बोल रहा हूं मैं, सैटेलाइट फार्मिंग। खाना नहीं खा के तो सर दर्द होती है, नींद नहीं आती। आपको नींद आ रही है, उल्टा खाली पेट नींद आ रही है, कुछ खिला दिया फिर तो आप सो ही जाएंगे। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, दिस इज द थर्ड पॉइंट, यूट्रोफिकेशन को रोकने के लिए। अब ये बहुत ही एक डिजिटल एग्रीकल्चर है। अगेन यहाँ पे आपको लेबर इंटेंसिव टास्क नहीं करना होता, बट आपको टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बहुत सारे फार्मर्स हैं, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु बहुत ज्यादा इसमें लीडिंग स्टेट्स हैं जो कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी वही है, जहां पे आपके पास बहुत सारे ड्रिप इरिगेशन फार्मिंग चल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, योजनाएं भी पूछते हैं आपसे। सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इन्होंने निकाला कि फॉर एग्जाम्पल जब आप, यहाँ पे भी यही चलता है, ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं, आपने नालियां बना रखी होती है, नक्का मोड़ देते हैं, पानी चल रहा है, पूरा पूरा दिन चल रहा है, राइट, उससे पानी ज्यादा आप जो वेस्ट कर रहे हैं, आपका जो बीसीएम लेवल होता है पानी का, ग्राउंड वाटर का, वो कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि आप क्या करिए, पानी को पाइप्स के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए, जहां पे भी आपका प्लांट है उसके नीचे ड्रिप करके, मतलब एक बूंद बूंद करके पानी गिरता रहेगा फुल डे। पाइप्स कनेक्टेड रहेंगी, जिससे पानी कम यूज होगा और सस्टेनेबल भी है। अदरवाइज आने वाले टाइम में उन्हीं खेतों का पानी खत्म होगा जहां पे आप ज्यादा यूज कर रहे हैं। सो उसके लिए ड्रिप इरिगेशन इन्होंने स्टार्ट किया। सो ज्यादातर प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब क्या है? प्रिसीजन का मतलब होता है हिंदी में सटीक। सटीक मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट, जिसे आप कहते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो वही इसमें कह रहे हैं कि सटीक एग्रीकल्चर होना चाहिए। सैटेलाइट फार्मिंग का मतलब क्या है? जहां पे आप मॉनिटर करेंगे, ड्रोन्स चल रखे हैं, मतलब ये आप हमारे लिए अभी तक सपना है, बट तमिलनाडु की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। साउथ में अगर आप देखेंगे तो जो नई इनोवेटिव टेक्निक्स है साउथ में ज्यादा आती है, यहाँ आती हैं बट कुछ समय तक ही चलती है, राइट, क्योंकि यहाँ पे करप्शन कुछ नेक्स्ट लेवल पे है, साउथ में इतना नहीं है। सो आप देखिए, इसमें लिखिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर is the use of precision agriculture is the use of precision agriculture is the use of satellites and अशरामपुल कह रहे हैं साइकिल्स ही घूम रहे हैं ब्रेन में। अब साइकिल हैं तो क्या करें, अभी तो साइकिल खत्म हो गया, अभी तो यूट्रोफिकेशन कर रहे हैं। बोर हो रहे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? बोर इसलिए आप हो रहे हैं क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं ले हैं इन सब चीजों में। इंटरेस्ट तो बनेगा जब आप पढ़ना चाहेंगे। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इट इज द यूज ऑफ सैटेलाइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। It is the use of satellites and information technology in crops and farm management, in the crops and farm management, use of technology, IT, in the management of farm, in the गलत बोल रहा हूँ, यूज ऑफ क्रॉप्स एंड फार्म मैनेजमेंट, फुल स्टॉप। प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज टेकन एज गेम चेंजर इन इंडिया। प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज टेकन एज गेम चेंजर इन इंडिया, because it has shown to reduce
the input cost. It has shown to reduce input cost as well as input cost as well as increase the productivity of fruit and food crops. सिंपली कह रहे हैं कि प्रिसीजन फार्मिंग का मतलब ये है जहां पे आप सैटेलाइट्स को यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, आईटी को यूज करेंगे, ताकि आप अपने फार्म को, आप अपने खेतों को, फसलों को इन सब चीजों के साथ, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ मैनेज करें, उसका प्रबंधन करें। नेक्स्ट, प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है, इसको ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में ये भारत का जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है उसको बदलाव कर देगा, बहुत ज्यादा बदल देगा, जिससे हमारी जो इनपुट कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल जो हमें पैसा लगाना पड़ता है वो कम लगेगा, क्योंकि एक बार आपको सेटअप लगाना है, उसके बाद बार बार आप उसे यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हाइड्रोपोनिक्स, फर्स्ट टाइम पे आपको पूरा का पूरा वो प्लांट सिस्टम लगाना है, आफ्टर दैट एवरी सीजन में आप उसको चेंज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपका जो शुरुआती खर्चा लगता है वो कम हो जाएगा, साथ साथ में आपके, चाहे वो फूड आप उगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल खाद्य फसलें हैं या फिर आपके फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता काफी बढ़ जाएगी, है ना। आगे लिखिए, इट यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हाँ, टेस्ट आप सैटरडे तक दे सकते हैं अमनदीप। इट यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पढ़ा है आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? मल्टीपल ब्लॉक्स आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, है ना, जिसको हम बहुत जगह पे यूज करते हैं और क्रिप्टो करेंसी में भी यूज करते हैं, और ये फ्यूचर होने वाला है ब्लॉकचेन, ऐसा कहते हैं, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, वो कहते हैं बस। इट यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन दी farm management, blockchain technology in the farm management, and therefore it is known as digital farming. Therefore it is known as digital farming. तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसको भी यूज किया जा सकता है फार्म को मैनेज करने में, और इसी वजह से इसको हम कहते हैं डिजिटल फार्मिंग या फिर डिजिटल एग्रीकल्चर। क्या करना पड़ेगा, गद्यांश को चेंज करिए, पैराग्राफ चेंज किया जाए, है ना, अगले पैराग्राफ में लिखिए। फॉर एग्जांपल, चीजें बोरिंग लगती है कुछ समय बाद, इंसान का नेचर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, सो इट्स बीन थर्ड बैच जहां पे चल रहा है, बट आपको उसको बोरिंग चीज को इंटरेस्टिंग बनाना है। हर बार सोच के चलिए कि आप किसी को कुछ नया ज्ञान दे रहे हैं, और आप जो ज्ञान दे रहे हैं वो आपके लिए भी ज्ञानवर्धक है ना, आपको भी फायदा दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप डीसी लग जाएंगे या फिर एसडीएम लग जाएंगे, तब भी आपको सेम डे सेम काम करना पड़ेगा, तो उसको छोड़ देंगे। बोरिंग लगती है चीजें कुछ टाइम बाद, बट एवरी डे यू हैव टू गेट अप, और उसके लिए मूव ऑन करना पड़ता है। चलो फिर से चलते हैं ऑफिस, वही काम करते हैं, साइन नहीं कर रहे, है ना, या फिर किसी से डांट सुननी है तो करना पड़ता है, सो करिए, है ना, और ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये कर लेंगे तो हो जाएगा। रिपीटेटिव चीजें भी करनी पड़ती है लाइफ में। किसको नहाना पसंद है, पर नहाना पड़ता है एवरीडे, कोई गंदे नहीं रहना है। खाना किसको पसंद है, खाना पड़ता है, राइट। सो चीजें रेपिटेटिव होती हैं, उसकी आदत डालनी पड़ती है, हैबिचुअल। और जितना ज्यादा आप हैबिचुअल होंगे, फॉर एग्जांपल प्री क्लियर कर देते हैं, मेंस लिखने जाते हैं, तो सुबह से हम 3-3 घंटे का पेपर होगा, देना पड़ेगा, चाहे बैठा जाए चाहे ना बैठा जाए। अभी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि दिस इज रेपिटेटिव, है ना, बट इसको करिए, क्योंकि जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन हो पाएगा, फुल लेंथ टेस्ट हो पाएंगे और दोबारा रिवीजन कर पाएंगे। सो नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आप डिजिटल फार्मिंग के बाद, द ट्रैक्टर्स एंड द अदर एग्रीकल्चरल मशीनरी, द ट्रैक्टर्स एंड द other tractors and the other agricultural machinery
agricultural machinery is equipped with sensors, which can help and advise farmers, which can help and advise farmers on the inputs needed, full stop. In India, success stories have shown that SHOWN, success stories have shown that precision farming can be linked with E-NAM. इकोनॉमी में आता है, एग्रीकल्चर में आता है. Precision farming can be linked with E-NAM, that is Electronic National Agricultural Market. मंडियां, ऑनलाइन मंडियां हो रखी है, अनाज मंडियां, है ना. So E-NAM to increase the farmers' income. E-NAM, National Agricultural Markets. एक AMC भी होती है, जहां पे आप मार्केट में जाके अपने जितने भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होती है उनको बेच सकते हैं. बेनिफिट्स क्या हैं प्रिसीजन फार्मिंग के, वो लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आपने बड़ा लिख लिया. प्रिसीजन फार्मिंग ने गेम चेंज कर देनी है इंडिया के एग्रीकल्चर की. सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं. टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम. बेनिफिट पहला बेनिफिट क्या है? प्रोडक्शन. हाँ, प्रोडक्शन बढ़ेगी. तो आप लिख लीजिए इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फ्रूट क्रॉप्स. इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फ्रूट क्रॉप्स. प्रिसाइज irrigation, that is drip irrigation. Precise irrigation, that is drip irrigation. ये है precision farming. PRECISION, precision farming. Drip irrigation, less use of fertilizers. Third point, less use of fertilizers. फोर्थ पॉइंट लिखिए, शॉर्टकट में लिखिए, ज्यादा लंबे है इसमें. रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. एक था लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और नेक्स्ट है रिड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. Next, it can help overcome variation in the Indian monsoon. It can help overcome variation in the Indian monsoon. कैसे? हर साल इंडिया में मॉनसून एक बराबर नहीं आता. कभी ला नीना, कभी अल नीनो. तो कई बार बहुत ज्यादा कम हो जाती है मात्रा. किसकी? पानी की, है ना. नहीं, सॉइल नहीं, पानी का अगर बारिश कम होगी तो एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा. तो कभी ला नीना, कभी अल नीनो. इसीलिए आपको क्या करना है? ड्रिप इरिगेशन. ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, है ना. संसाधनों का बहुत तरीके से यूज करना है. ऐसा नहीं कि एक साल बारिश बहुत ज्यादा होगी, ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा रिचार्ज हो चुका है,
उसके बाद आप बार बार पानी को वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि ग्राउंड लेवल और नीचे चला जाए, बारिश नहीं हुई तो ग्राउंड वाटर दोबारा से रिचार्ज नहीं होगा और ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पूरी फसल खराब हो सकती है। अब लास्ट पॉइंट लिखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट। प्रिसीजन फार्मिंग के बहुत सारे हमने फायदे लिख लिए, नुकसान लिखना जरूरी है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? The initial cost is very high. The initial cost is very high, and therefore initial cost is very high, and therefore small and marginal farmers cannot get benefited through precision farming. Cannot get benefited through precision farming. सिंपल कह रहे हैं कि फायदे बहुत सारे हैं, बट इनिशियल जो कॉस्ट है, शुरुआती में जो खर्चा आएगा, एक्सपेंस आएगा, बहुत ज्यादा हाई है। और जिसका फार्म लैंड बहुत छोटा है, फॉर एग्जांपल छोटे और मध्यम जो आपके किसान हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग कम है, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि दे कैन नॉट इन्वेस्ट सच हाई अमाउंट। सो इसलिए उनको इस चीज का कोई फायदा नहीं है, तो आगे चलकर वो विथड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। सो सॉरी फॉर माई सेल्फ, है ना, कि मेरे को ये सब करना पड़ रहा है। मैं खुद को ही सॉरी बोल रहा हूँ, आपको तो क्यों बोलूंगा मैं, आप तो पढ़ने आए हो। पर आपके चेहरे देख के मुझे भी तरस आ रहा है आज। पर मैं आधा घंटा कैसे छोड़ दूं पहले? आई एम बाउंड टू डिलीवर फुल लेक्चर, 2 hours and 1 second 2 hours के ऊपर 1 सेकेंड और, है ना, यही अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है। तो आप लिखिए नेक्स्ट, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। ये है फोर्थ मेथड यूट्रोफिकेशन का। कंजर्वेशन फोर्थ है, फिफ्थ है? फोर्थ है ना, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं आप? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, संरक्षित एग्रीकल्चर इज कृषि, है ना। संरक्षित कृषि कैसे करेंगे? जिसमें अपने सारे संसाधनों को संरक्षित रखना है, खुद के लिए भी यूज करना है और आगे वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ना है। फॉर एग्जांपल, आपके टाइम पे पंजाब हरियाणा या ग्रेट प्लेन्स की जो मिट्टी है वो वैल्यूएबल सॉइल है, उनके टाइम पे वो सैंडी सॉइल हो जाए, रेतीली मिट्टी हो जाए, तो उसका फायदा नहीं है। वो सब के सब जितने भी पीछे जनरेशन रह चुकी है उनके क्रिटिक हो जाएंगे, आलोचना करेंगे आपकी, है ना। तो डिपेंड करता है किसी तरह से आलोचना करते हैं, पर आलोचना करेंगे। सो इसलिए हमें जो फ्यूचर अभी आपके पास जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी बचा के रखना है और खुद भी उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है कंजर्वेशन के हिसाब से। जहां पे आप क्या क्या चीजें कंजर्व करेंगे? पहले तो आपने पानी को बचाना है, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। आपको वाटर की कंजर्वेशन करनी है। दूसरा, आपको सॉइल को डिग्रेड नहीं करना है, जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो आपको क्रॉप्स को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। सिंपल एक ही क्रॉप को बार बार उगाएंगे तो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल, कुछ एक क्रॉप्स जो है वो ज्यादा मतलब एक्सप्लॉइट करते हैं सॉइल को। तो ये एक टाइप से सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, जहां पे आप मिनिमम चाहते हैं कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो जाए, जहां पे आप नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को यूज करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा। फॉर एग्जांपल, एक ही फार्म लैंड है, वहां पे आपने किन्नू संतरा भी लगा रखा है, वहां पे लेगुमिनस प्लांट्स भी लगा रखे हैं, वहां पे आपने फ्रूट्स के साथ साथ में अदर क्रॉप्स भी लगा रखी हैं, वेजिटेबल्स भी, एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी हैं, जहां पे आप क्रॉप रेसिड्यू को जला के उसी में इसमें डाल देंगे। आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करेंगे, जितने भी आपके पास सूक्ष्म जीव है मिट्टी के बीच, उनको खराब नहीं करेंगे। सो वही बातें हैं। आपको ग्रीन मैन्योर यूज करना है, मतलब हरित खाद यूज करनी है। लिखना चाहेंगे? नहीं लिखना चाहेंगे? थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में लिखिए।
इट इज अ सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस। सिंपल, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? सॉइल को बचाना। इट इज अ सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस, सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस बेस्ड ऑन सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस बेस्ड ऑन minimum disruption of soil cover, minimum disruption of soil cover with the help of, फिर 1 2 3 4 लिखिए, minimum disruption of soil cover with the help of first point, second, third, fourth. पहला, conserving the microorganisms present in the soil. Conserving the microorganisms present in the soil. मिट्टी में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कंजर्व करना। और बताइए, आपको पता है यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर, और कंपोस्टिंग हरित खाद यूज करिए, मतलब जो आप बनाते हैं खुद ही। लिमिटेड मैकेनिकल ट्रैफिक ओवर फार्मलैंड। खेतों में कम से कम हैवी मशीनरी को यूज करिए, क्योंकि हैवी मशीनरी जो है खेतों को डीप टिलेज करती है। डीप टिलेज के साथ साथ में जो डीप खुदाई करने के साथ साथ में जो है उसकी नमी खत्म हो जाती है। लास्ट लिखिए रेगुलर क्रॉप रोटेशन, या फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लिखिए डायरेक्ट। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप्स जो है आपकी अलग अलग होनी चाहिए, डाइवर्सिस होनी चाहिए। सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। पैराग्राफ चेंज पे लिखिए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज अगेंस्ट Conservation agriculture is against principle of conservation agriculture is against the principle of green revolution. Conservation agriculture is against green revolution, which was based on high yielding variety seeds. Sorry, first point आएगा ना, high yielding variety seeds. High yielding variety seeds, HYVS, that is उच्चतम उत्पादकता की किस्मों वाले बीज। ठीक है, जिसमें उत्पादकता उच्चतम हो, वैरायटी ऑफ सीड्स, सो उसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। सेकंड, अश्योर्ड इरिगेशन। विदाउट इरिगेशन के ये प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते हैं, so इसलिए अश्योर्ड इरिगेशन, इसके लिए सिंचाई बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ये प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। थर्ड,
use of synthetic chemical fertilizers, use of synthetic chemical fertilizers and पेस्टिसाइड लिख लो, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड क्यों लिखना है, पेस्टिसाइड्स। तो ये कहता है ग्रीन रेवोल्यूशन के हिसाब से जितने भी ये हाई या उच्चतम वैरायटी के जितने भी बीज आए हैं, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू शुड हैव अश्योर्ड इरिगेशन, कि आपके पास इरिगेशन की सारी फैसिलिटीज हों, साथ साथ में आपको सिंथेटिक केमिकल डालने पड़ेंगे, और उसके बाद से ही मिट्टी की जो एक टाइप से क्वालिटी है वो खराब होना शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट इज, इसी में ही कंटिन्यू करेंगे, अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की FAO है, दैट इज फाओ, अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन जीरो टिलेज, conservation agriculture is dependent upon zero tillage. According to Food and Agricultural Organization, conservation agriculture is dependent upon zero tillage, as well as land sparring, तो विश्व खाद्य और कृषि संगठन के हिसाब से आपका जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, संरक्षण कृषि जो है, ये डिपेंड करती है, निर्भर करती है किसके ऊपर, कि आप कम से कम टिलेज करें, मतलब कम से कम खेतों में हैवी मशीनरी को यूज करें। दूसरा, आप कम से कम लैंड स्पारिंग करें। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड स्पारिंग। रुक जाओ अभी थोड़ा सा विद्यार्थियों, 10 more minutes, फिर आपकी भी छुट्टी मेरी भी छुट्टी है ना, कल मिलेंगे आपसे। देखिए मेरा आपसे प्रेम ही बहुत है, मैं चाहता ही नहीं कि आप यहाँ से जाएं बाहर, है ना, आप पढ़ते रहें, ज्ञान वर्धक आप जो यहाँ से मंत्र लेके जाएं। पानी की बोतल होनी चाहिए सबके पास, ठीक है, जब भी नींद आने लगे पानी पी लो, और इससे फायदा क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी। दूसरी बात, जो बॉडी में पानी की नीड है वो कंप्लीट होती रहेगी। पानी कम पीते फिर नींद आती है, इसलिए पानी पीते रहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? रोशनदीप कौर, संजना, नवनीत, किरणजीत, पवनदीप सिंह, बहुत टाइम बाद आए पवनदीप सिंह, मनदीप कौर, रश्मि, आकाशदीप कौर, शमशेर सिंह, प्रीतु रानी, अमनदीप एंड जसप्रीत कौर। लैंड स्पारिंग, आप किसी चीज को स्पेयर रख देते हैं, साइड रख देते हैं, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, दैट इज लैंड स्पारिंग। आपने जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ देना है। सो लिखिए, लैंड स्पारिंग इज अ कॉन्सेप्ट वेयर कंजर्वेशन एंड प्रोडक्शन, लैंड स्पारिंग इज अ कॉन्सेप्ट वेयर कंजर्वेशन एंड प्रोडक्शन go hand in hand, where conservation and production go hand in hand, but to increase the productivity या फिर yield of the land, but to increase the productivity or yield of the land, some part of the land should be left
some part of the land should be left, some part of the land should be left fallow, fallow means blank, खाली छोड़ देना है. Some part of the land should be left fallow, that is blank. ब्रैकेट में लिख लीजिए blank, so that याद रहे बाद में. सिंपल कह रहे हैं कि एक टाइप से कंजर्वेशन की भी टेक्निक है, साथ साथ में हम प्रोडक्टिविटी करना चाहते हैं. यहाँ पे बचाना भी चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना चाहते हैं, दोनों साथ साथ में ही चलेंगे. बट हम चाहते हैं कि लैंड को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जो आपकी यील्ड है, प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो इंक्रीज कर जाए. स्पंज इफेक्ट का है ना? हाँ जी, स्पंज इफेक्ट. स्पंज माने किस तरह? लैंड जो हमने जो छोड़ दिया लैंड, उसमें क्या होगा कि वो और रिपीट करेगा खुद को, खुद ही वो अपने आप को क्या कह सकते हैं आप, हाँ, रिस्टोर कर रहे हैं. इस बात सही है. नेक्स्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, नाउ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. कल ऐसा ना हो मेरी क्लास में बहुत कम लोग दिखे. दूसरे इंस्टीट्यूट में तो मैं 3 लेक्चर लेता हूँ सेम टॉपिक के. फॉर एग्जांपल सुबह 9:30 to 11:30, देन 12 to 2 एंड देन 3 to 5. और वहां पे अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो पूरा दिन ज्योग्राफी ही चलती है, और स्टिल उनके पास पेशेंस है, बैठे होते हैं. तो वैसे थोड़ी आदत बनानी पड़ेगी आपको, है ना. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सिंपल, आप चाहते हैं कि आप एग्रीकल्चर तो करें पर साथ साथ में अपने जितने भी रिसोर्सेज उनको सस्टेन करके रखें. कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल में फर्क है वैसे, है ना. कंजर्वेशन में सिर्फ हमने सॉइल को फोकस किया, बट सस्टेनेबल में हम एनिमल्स को भी बचाना चाहते हैं, आपके जितने भी क्रॉप्स हैं उनको बचाना चाहते हैं, ऑल्सो आपके वाटर रिसोर्सेज को बचाना चाहते हैं. तो उसमें एक टाइप से सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, है ना. ऑल टुगेदर हर एक चीज को बचाना चाहते हैं, दैट इज सस्टेनेबल. हाँ, पूरा का पूरा हमने सस्टेन करके रखना है, सतत विकास करना है ना, सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए. नेक्स्ट, ये हिंदी वहां मेरी बार इसलिए निकलती रहती है क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूट में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा हिंदी ज्यादा हो गई है. नेक्स्ट लिखिए आप, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. It is an integrated system. Sustainable agriculture, 5th part है ये. Sustainable agriculture. It is an integrated system of plants and animals production. It is an integrated system of plants and animals production, plants and animal protection. अब मैं भी हिल सकता हूँ ना 2 घंटे में. It is an integrated system of plants and animals production practices, that have site specific applications for longer times. Site-specific applications for longer time. तो इसमें कह रहे हैं कि हम सभी चीजों को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, चाहे वो आप प्लांट्स की प्रोडक्शन करें, एनिमल्स की प्रोडक्शन करें, उसके लिए जो भी आप प्रैक्टिस को यूज कर रहे हैं उसमें आपने कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज है जिनको टारगेट करना है, ताकि ये जो एप्लीकेशंस है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए जो है उस पर इम्पैक्ट डालें. सो इसमें हमने प्लांट्स एनिमल दोनों को ही एकीकृत करना है, इकट्ठा करना है ना, इंटीग्रेशन करना है, सो दैट सिर्फ आप प्लांट के ऊपर फोकस ना करें, आप एनिमल्स को भी देखें, और साथ साथ में प्रैक्टिस ऐसे की जाए कि हर एक कोर एरिया के ऊपर स्पेसिफिक आपका टारगेट होना चाहिए. सही बातें सेम है, प्रेजेंट नीड पे फ्यूचर की नीड भी कवर हो जाए. हाँ, दोनों, बिल्कुल दोनों को ही ध्यान में रखना है. एक पॉइंट लिखिए आप,
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्लास में आना है कल तुम्हारा, पता लगा भाग गए सारे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR। कल एक ही लेक्चर में आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। आज तो सरप्राइज हो गया, सो आना है कल क्लास में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हैज लॉन्च्ड NICRA। Indian Council of Agricultural Research has launched NICRA, that is, ब्रैकेट में लिखिए, National Initiative on Climate National Initiative on Climate Resilient Agriculture। So, Indian Council of Agricultural Research, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक रिपोर्ट निकाली है, या फिर उन्होंने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है NICRA, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल चलाई गई है जहां पे आपका जो जलवायु है और आपका जो एग्रीकल्चर है, दोनों को रेजिलिएंट रखना है, मतलब रिजर्व रखना है, बचा के रखना है। उसके लिए ये निकरा करके इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। ओह, व्हाट अ बिजी डे, परेशान ही कर दिया मेरे बच्चे यार, क्या कर सकते हैं। कितने हो गए आपके पास टोटल? 5 हो गए हैं, 11। तो आज सारे के सारे नहीं करेंगे, इसके बाद फिर बायो रेमिडिएशन आएगा, उसको बाद में कर लेंगे। सो आज के लिए इतना बहुत है बहुत ज्यादा है। सो जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। और ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी ब्रेक ले लीजिए, अभी इनफ हो गया, 1 घंटा 50 मिनट, राइट। सो बाकी कल करेंगे। ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, चाहे आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, ऑल्दो ये आपके इकोनॉमिक्स में भी आता है, आपके ज्योग्राफी पार्ट में भी आता है, इन्वायरमेंट में भी आप कर ही रहे हैं, तो आपका फायदा ही है ना। एग्रीकल्चर आता है वैसे पंजाब PCS में? आता है हरियाणा में तो आता है, हरियाणा में तो बड़ा आता है। हरियाणा में तो गाय भैंस की भी वैरायटी पूछ लेते हैं वो, सच में, कि मुर्रा भैंस होती है या गाय कैसी, तो उसमें डिफरेंट टाइप की वैरायटीज के ऊपर भी बात करता है, उसमें क्रॉप्स के ऊपर भी पूछते हैं क्वेश्चन, बट यहाँ का नहीं मालूम। नोटिफिकेशन देखो, आपने देखा नहीं है? सो अभी आप इतना ही करिए, इसको एंड करो, बाकी कल करते हैं। Online students, thank you so much.